तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे पीपीटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4.5। क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज द टोटल सेल्स पे बुक? सेल्स पे बुक में हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं? क्रेडिट सेल्स। अब इस सब ट्रांजेक्शन में से हम लोग को फाइंड आउट करना है क्रेडिट सेल्स और उसको ऐड करके हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है sorry, on 1st May 20X9, Marshall's cash book showed a cash balance of 224 and overdraft of 336. And during the weekend 6 May, the following transaction took place. Sold 162 the goods to P. Dixon on credit. ये आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4.1। ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स से बुक का बोला ना, सेल डे बुक। ओके। तो एक ये आएगा हमारा 160। ठीक है। उसके बाद में ठीक है, फर्स्ट में कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। विड्रॉ 50 कैश फ्रॉम द बैंक फॉर द बिजनेस यूज, ये नहीं आएगा। माई 2 परचेज गुड्स प्राइस एट 380 फ्रॉम ए क्लर्क ऑन क्रेडिट में 50% डिस्काउंट, ये तो हमारा परचेज है। क्रेडिट सेल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है रिपेड डेट ऑफ 120 owing to R Hill taking advantage of 10% settlement discount, the payment was by check, ये भी नहीं है। sold 45 for the goods for cash, ये कैश में सोल्ड हुआ है, हम लोग को क्रेडिट सेल चाहिए, ये भी नहीं है। on May 4 sold 80 of goods to M Margu on credit offering a 12.5% discount if payment made within 7 days. Marshall expects Margu to take up this discount. ओके हाँ, ये क्रेडिट सेल है, ये हम लोग लेंगे। ठीक है। ये हम ऐसे लिखते हैं ऑन 1st मई को किसको किया था सोल्ड? मई डिक्सन, पी डिक्सन को सोल्ड किया था। उसका प्राइस था $150, 160। ओके। एंड उसके बाद में हम 4 मई ऑन 4 मई वो किसको सोल्ड किया है? AGUIRE। ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि इसको डिस्काउंट दे रहा है ना, तो डिस्काउंट दे रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करना होगा। तो गुड्स का प्राइस क्या था, सोल्ड किया था, तो इट वाज 80 इंटू, अब 12.5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा? 87.5। ठीक है। $80 इंटू 87.5 परसेंटेज करो, उसको डिस्काउंट दिया हुआ ना, और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि लेगा। ठीक है। तो ये करने के बाद आपको आएगी 70। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो 80 माइनस 80 इंटू 12.5%, इसके थ्रू भी जाओगे तो आपको वही आंसर आएगा। ठीक है। तो भी आपको 70 आएगा। आप या फिर ये फॉलो करो या फिर ये फॉलो करो, बात एक ही है। तो ये $70 ये भी ऐड होगा यहाँ पे। उसके बाद है पेड टेलीफोन बिल ऑफ 210 बाई चेक, ये हमारा सेल नहीं है, तो नहीं होगा। ऑन 4th मई परचेज $400 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी दिल्ली, ये भी नहीं है। ठीक है। ऑन 5 मई receive a check from the
में सोल्ड 304 ऑफ गुड्स एम डोनाल्ड ऑन क्रेडिट। यस ये है, एक ये भी नोट डाउन करेंगे, बोल्ड कर देती हूँ। ओके, सो नाउ ऑन 5 मई को सोल्ड कर रहा है, वो किसको सोल्ड कर रहा है, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड, डोनाल्ड को सेल कर रहा है। तो कितना अमाउंट है यहाँ पे डायरेक्ट दे दो, 304, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, फिर 5 मई को परचेज किया, नहीं रिसीव चेक फ्रॉम द, नहीं परचेजिंग 100 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द डीप वर्किंग, ये भी नहीं है। सभी सबको ऐड कर दो इन तीनों को, सो यू विल गेट 534, 534, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो या फिर आप जर्नल एंट्री पास करो सारे का, उसके थ्रू भी जाओ चलेगा, या फिर ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन सा आपका क्रेडिट में सेल्स हुआ है, उसको सारे को एक बार ऐड कर दो, ये आपका सेल्स डे बुक में जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टोटल परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं परचेज डे बुक, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं कौन कौन सा हमने परचेज किया है, ये तो विड्रॉ है, या एक ये परचेज है, परचेज गुड्स प्राइस 380 फ्रॉम द क्लर्क, क्या क्लर्क है, क्लर्क है, ऑन क्रेडिट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, एक तो ये है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑन कितना को, सेकेंड, सेकेंड मई को उसने परचेज किया है, तो किससे परचेज किया उसने, CLARKE, ठीक है। अब प्राइस लिखना पड़ेगा हम लोग को 15% डिस्काउंट, या फिर 380 इंटू, अब डिस्काउंट दे रहा है 15%, तो 85% ये होगा, ठीक है। इसको करने के बाद आपको आएगा 380 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100, आपको आएगा 323, ठीक है। आप ऐसे कर लो, या फिर 380 माइनस 380 इंटू 15% करके निकालो, आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया 323। नेक्स्ट है आपका रिपेड डेप्ट ऑफ 120 ऑवन टू आर, ये रिपे करो, परचेज नहीं हुआ, ये भी सोल्ड है, सोल्ड है। पेड टेलीफोन बिल, ये भी नहीं है। परचेज राइट, परचेज $400 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली, ओके, ऑन, ओके, ऑन 4 मई को दिल्ली से परचेज किया उसने, तो उसका अमाउंट दिया हुआ ना 400, ओके। उसके बाद में रिसीव चेक, नो सोल्ड परचेज, ओके, परचेज 135 ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑनर कंपनी बाय चेक, ये चेक से परचेज कर रहा है, क्रेडिट से नहीं, क्रेडिट में परचेज नहीं किया, तो ये नहीं होगा। रिसीव चेक फ्रॉम डी रैंडल फॉर 482, नो परचेज ऑफ 100 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी परकिंस, यस ये होगा। तो ऑन 6 मई कहाँ से परचेज किया, परकिन से परचेज किया, ठीक है। तो कितना अमाउंट का परचेज किया है, इसने परचेज किया 100 का, सबको ऐड करो, ये आपका परचेज टेबल का टोटल हो जाएगा, तो इट विल बी 823, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4.3, स्मिथ कंपनी हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ओके। Okay. Smith Company has following transaction: the purchase of the goods on credit from traders for 50 and return of goods purchased on credit last month to the tree travel. What is the correct legal entity to record this transaction? Okay. तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4.3, ओके। तो जर्नल एंट्री पास करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री होगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज करो, दैट इज अ टी ट्रेडर,
इसका होगा परचेज टू पेबल्स, ठीक है। सो परचेज डेबिट 450 एंड पेबल्स क्रेडिट 450, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, ये हो गया। एंड सेकंड ट्रांजेक्शन, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लास्ट मंथ टू 3 पेबल। अब रिटर्न कर रहे हो तो पेबल्स वो भी क्रेडिट पे परचेज किया, पेबल घटेगा, पेबल्स हो जाएगा आपका डेबिट, दैट इज 700 एंड आप परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट 700। अब यहाँ पे कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन करने की हम लोग पेबल्स पेबल्स एक डेबिट में एक क्रेडिट में है, तो कंबाइन करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तब हो जाएगा परचेज डेबिट 450, ठीक है। अब देखो पेबल से क्रेडिट में एक डेबिट में, डेबिट साइड में ज्यादा है, तो कितने से ज्यादा है वो हम लोग डालेंगे पेबल, ये भी हो जाएगा डेबिट 450, कितना आ जाएगा आपका 250, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आएगा परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। ये आंसर होगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो आप, इतने सारे ऑप्शन में ढूंढ लो आप, चार ऑप्शन है। ओके 4.4, new link has following transaction and receipt of cash from the R sign in respect of an invoice for goods sold 3 weeks ago. Receipt of cash from the S Kalu for cashes. What are the ledger entries required to record above transaction? Okay, same वही क्वेश्चन है, मतलब उस टाइप का ही है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिसीव कैश फ्रॉम द आर सिंह इन respect of invoice of goods sold 3 weeks ago। तो अब आपने कैश रिसीव किया, ठीक है, आठ दिन से, तो इसका मतलब रिसीवेबल घटेगा, अब कैश आया तो कैश डेबिट अमाउंट नहीं दिया हुआ है एंड रिसीवेबल घटेगा तो क्रेडिट, रिसीवेबल ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन में रिसीव द कैश फ्रॉम द कालू फॉर कैश सेल्स, तो कैश आया, कैश डेबिट एंड सेल्स हुआ तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब कंबाइन करना पड़ेगा कि नहीं देखते हैं, कैश सेल्स नो, कैश सेल्स ट्रेड रिसीवेबल सेल्स, कैश सेल्स ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश सेल्स, कंबाइन करना ही पड़ेगा। आप कैश डेबिट हो जाएगा, देन रिसीवेबल क्रेडिट एंड सेल्स क्रेडिट। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो आप इसमें से, तो फर्स्ट है डेबिट कैश, सेल्स रिसीवेबल गायब है तो ए ऑप्शन हमारा नहीं है। बी में है डेबिट कैश, ठीक है, क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट रिसीवेबल, हाँ यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके तो Question number 4.5. How is the total sales day books recorded in the nominal ledger? सेल्स डे बुक को हम लोग लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स डे बुक हमारा क्या है, जो भी हम लोग क्रेडिट में सेल्स करते हैं वो हम लोग सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें इट मीन क्रेडिट में सेल्स का जर्नल एंट्री में क्या होता है, रिसीवेबल टू सेल्स, ठीक है, रिसीवेबल टू सेल्स, या फिर आप कह सकते हो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट सेल्स, अब ये ऑप्शन ढूंढो आप इन चारों में से एंड दैट इज डी, ठीक है। सो 4.6, identify by indicating the relevant box in the table below whether each of the statement is true or false. Okay, debit entry in the cash book will increase overdraft in the account, और कैश डेबिट कर रहे हो इट मीन कैश क्या है हमारा एसेट्स, तो एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की बात कर रही है, ये हमारा इंक्रीज नहीं होगा, ये फॉल्स डिक्रीज होगा ओवरड्राफ्ट, सो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या करिए, ए डेबिट एंट्री इन द कैश बुक विल इंक्रीज द बैंक बैलेंस इन द अकाउंट, यस, डेबिट कैश हमारा एसेट्स है, अगर हम लोग डेबिट एंट्री करते हैं इट मींस कैश इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा बैंक बैलेंस से इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। 4.7,
हैज नॉट येट बैलेंस ऑफ द अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट का ये दिया है। assume there is no other interest to be made other than the to balance of the account, what is the closing balance on the trade payables account? ओके हम लोग को बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। ओके क्वेश्चन नंबर है 4.5। सो 4.5 क्वेश्चन नंबर इसके नहीं लेते हैं लेजर। सो ट्रेड पेबल्स, ओके ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ओके। सो ठीक है, आपका कैश बैंक कैश एट द बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पे किया है सप्लायर को, दैट इज 100,750, ठीक है। एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आपका दिया हुआ है 250,225 एंड परचेज दिया हुआ है, परचेज ये आपका है 325,010, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करो आप, ठीक है। 250,225 plus 325,010, you will get 575235, ये आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या लैक हो रहा है, कितने अमाउंट से लैक हो रहा है इस टोटल को मीट होने में? तो इसमें से जितना टोटल है ना उससे आप 10750 माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा 474485, ठीक है। ओके बोल्ड कर दो 474485। अब हमारे पास दो ऑप्शन है जो ये अमाउंट दिया है 474485 पर डेबिट एंड क्रेडिट है। अब हम लोग को फाइंड करना है ये डेबिट है कि क्रेडिट है। पेबल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो है हमेशा क्रेडिट साइड में होता है क्योंकि नेक्स्ट जगह ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्रेडिट वाला ऑप्शन लेंगे एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। Question 4.8. You are given the following information. What are the sales on credit during 20x3? Okay. 4.6 में हम लोग बनाएंगे रिसीवेबल का लेजर, ठीक है। ओके रिसीवेबल, ओके रिसीवेबल का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस क्या है? ओके तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट साइड में रिसीवेबल का वो है 10,000, ओके। एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है एट द ईयर का, वो कहाँ होता है हमारा क्रेडिट साइड तरफ, तो वो हो जाएगा 9,000, ओके 9,000। एंड इसके बाद आपको दिया है टोटल रिसीप्ट इंक्लूडिंग कैश। आपने कस्टमर से रिसीव किया 80 एक अमाउंट और उसमें आपने कैश 5,000 ऐड कर दिया, तो टोटल आपने 85,000 रिसीव किया। और कस्टमर से कितना रिसीव किया, अगर हम लोग कैश सेल को माइनस कर दे तो इट मीन हम लोगों ने कस्टमर से कितना रिसीव किया है कैश, वो हो जाएगा 85 माइनस 5 मीन्स 80,000, ठीक है। ये हम लोगों ने कस्टमर से रिसीव किया और ये हमारा रिसीवेबल को घटाएगा तो हम लोग इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। अब हम लोग का क्रेडिट में जो सेल्स करेंगे वो हमारे डेबिट साइड से होगा, ये फाइंड आउट करना है। इस इन दोनों का टोटल करने में क्या आएगा, टोटल 89,000, ये आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो, आई एम बैलेंसिंग कह रही हूँ कितना से इधर लैक हो रहा है। सो ये हो जाएगा आपका सेल्स फिगर दैट इज 79,000, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका सिर्फ सेल्स पूछा होता, सेल्स पूछा होता क्रेडिट नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स 79 ऑन द क्रेडिट और कैश में जो सेल्स हुआ दोनों को ऐड करके लेते, इट मीन 84,000 होता है आंसर। तब उस केस में आपके टॉप लाइन में में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन इस टाइप का जहाँ पे सेल्स पूछा हुआ है क्रेडिट सेल्स नहीं, तो उस केस में हम लोग कैश सेल्स भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में जो सेल्स थे वो 79,000 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सो 4.9 ये था 4.8। तो 4.9 में क्या कह रहा है, ए बिजनेस सेल्स 100 वर्थ गुड्स टू कस्टमर एंड कस्टमर पे 50 इन कैश इमीडिएटली एंड विल पे द रिमेनिंग 50 इन द 30 days टाइम। व्हाट इज डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज इन द कस्टमर अकाउंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड? ओके
कस्टमर के अकाउंटिंग पर वो परचेज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डबल एंट्री क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4.9, 4.9। ओके, तो अब बिजनेस सेल्स किया 100, कस्टमर ने परचेज किया 100 का, तो परचेज डेबिट 100, और कस्टमर ने पे कर रहा है, इट मीन कस्टमर की तरफ से कैश जा रहा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करें कैश क्रेडिट 50, और बोला 50 कुछ दिन के बाद पे करेगा, इट मीन पेबल लाइबिलिटी पेबल पेबल, ये हो जाएगा ये भी क्रेडिट ये भी 50, ये हमारा होगा ऑप्शन आपका सी आंसर होगा, ठीक है। So 4.10, a Tin Co purchased 250 worth of material from the steel company. Tin Co agreed to pay Steel Co in 60 day times. From the list of the token below, identify token needed to record the correct entry in the steel company. Okay. तो स्टील कंपनी तीन कंपनी परचेज कर रही है तो स्टील कंपनी सेल कर रही है, स्टील कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब उसने स्टील कंपनी सोल्ड किया है और वो भी क्रेडिट, तो क्रेडिट का क्रेडिट में सेल का जनरल एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट और अमाउंटेड 250, यही हम लोग इस ऑप्शन से उठा के डेबिट और क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे, ठीक है। So question number 4.11. The following totally appear in the day books for the March 20X8. Okay, opening and closing inventory both are 3000. What is the gross profit for the March 20X8? Okay. क्वेश्चन नंबर 4.11, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के यहाँ पास सेल्स है एंड परचेज भी है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न सब, ओके ठीक है। ओके, तो पहले सेल्स लेते हैं, सेल्स कितना हमारा, सेल्स वाला अमाउंट क्या है 40,000, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओके, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना है 3000। इसके बाद परचेज, परचेज ऐड करते हैं इसमें हम लोग, परचेज, परचेज क्या है, परचेज डे बुक में देख लो आप 20,000, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे। इसके बाद में आपका रिटर्न इनवर्ड डे बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब आपको कस्टमर ने आपको फिरता दे दी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हम लोग ऊपर से घटाएंगे यहाँ से रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हाँ, तो 2000 माइनस कर दो, आपको कितना आ जाएगा 38,000 आपका सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद है आपका रिटर्न आउटवर्ड, इट मीन्स आपने रिटर्न किया, तो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो कितना रिटर्न किया आपने 4,000, 4,000 माइनस कर दो, ओके। एंड उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री भी माइनस करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ये भी माइनस करेंगे, कितना है वो भी 3,000 था, ओके। सो अब इसको एड ऑन करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका आ जाएगा 16,000, अभी 16,000 को यहाँ से माइनस करेंगे, 16,000 सेल्स से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 22,000, इधर लिख देते हैं ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये आंसर, इट मींस ऑप्शन ए आंसर आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4.12, William trial balance at 30 September 20x5 includes the following balance: trade receivable, receivable allowance. How should this balance be reported in the William statement of financial position at 30 September 20x5? Okay.
तो रिसीवेबल का अलाउंस भी बना हुआ है और आपको बोल रहा है कि आप इसको एसओएपी में कैसे शो करोगे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अलाउंस शो नहीं करते हैं एसओपी में, बस क्या होता है रिसीवेबल से हम लोग क्लोजिंग अलाउंस डिडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग अलाउंस क्लोजिंग अलाउंस पता नहीं है, मतलब सिर्फ अलाउंस दिया है तो हम लोग इसको डिडक्ट करके एसओपी में रिसीवेबल का बैलेंस डालेंगे। तो 75943 माइनस कर दो 4751, आपको आ जाएगा 71192 एज रिसीवेबल का बैलेंस, और रिसीवेबल हमारा एसेट है तो एसेट का ये अमाउंट आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। तो question number 4.13, a trial balance is made of a list of debit balance and credit balance. Okay, which of the following statement is correct? Every debit balance represent an expense. एवरी तो नहीं करता है, एवरी डेबिट बैलेंस एक्सपेंस भी हो सकता है, आपका एसेट भी हो सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। एंड एसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, यस एसेट हमारा डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। लायबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, नहीं लायबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट बैलेंस, ये गलत है। इनकम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डेबिट बैलेंस, नो इनकम हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी गलत है, सो बी आंसर। 4.14, at 30th November 2005, Jenny had a bank loan of 8,500 and a balance of 678 in hand in her bank account. How should this amount be recorded on the Jenny opening trial balance as 1st December 20x5? Okay. अब जेनी के पास नवंबर में बैंक बैलेंस है 85,000 का, और बैंक लोन 85,000, और बैंक बैलेंस है 678 इन हर बैंक अकाउंट। अब इसका बैलेंस क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लोन है, लोन का वो हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, तो ये आपका 8500 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और उधर वो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस मतलब आपका एसेट, और एसेट हमारा डेबिट साइड में होता है, डेबिट 678, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 4.15, Bade had extracted the following list of balance from his general ledger account at 30th October 2005. What is total debit balance in Bade trial balance at 1st October 20x5? ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ना जो भी डेबिट साइड में जाने वाले बैलेंस उसको ऐड करके बस दिखाना है, क्वेश्चन इजी है। 4.15, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो लिस्ट का नाम देते हैं जो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। 4.15, टू होता है राइट, तो ओके। तो सेल्स का हमारा वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे लिखती हूँ डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। तो सेल्स का बैलेंस हम हमेशा सेल्स हो जाएगा क्रेडिट साइड में। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा डेबिट साइड में होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ये हमारा एसेट है, ठीक है। उसके बाद में परचेज, परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज हमारा यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड, ओके। एक्सपेंस भी दिया हुआ है, एक्सपेंस भी हमारा यहीं पे आएगा एक्सपेंस, ठीक है। उसके नॉन करेंट एसेट कैरिंग अमाउंट ये भी हमारा डेबिट साइड में आएगा, एनसीए। रिसीवेबल भी हमारा डेबिट साइड में आएगा, पेबल्स क्रेडिट में जाएगा, पेबल्स। कैश एट बैंक हमारा आएगा डेबिट में, कैश एट बैंक, एंड कैपिटल हमारा क्रेडिट में। अब इन सबको अमाउंट लेके ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ये क्वाइट सिंपल है, उतना दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। Okay, so 4.16, at 31st October 2006, Roger trial balance included the following balance. Okay, what is the value of current asset at 31st October 2006? Okay, हम लोग को करंट एसेट को सिर्फ बताना है। तो मशीनरी एट कॉस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट, तो ये नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी नहीं आएगा, एज ए लायबिलिटी जाता ही है। इन्वेंट्री, यस इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, ये हम लोग लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल ये भी हमारा करंट एसेट है, ये भी हम लोग ऐड करेंगे। ट्रेड पेबल हमारा लायबिलिटी से क्रेडिट साइड में जाएगा, ये नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा लायबिलिटी से ये जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये करंट लायबिलिटी में, सॉरी,
ये भी नहीं होगा। कैश एट बैंक ये हमारा करंट एसेट है, तो ये आप इन्वेंट्री रिसीवर और कैश एट बैंक को ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। So 4.17. Which one of the following statement doesn't describe a way in which effective account system facilitates the provision of useful accounting information? Okay, first by requiring authorization in line with the organization policy. Yes, ये अगर मान लो कि जैसे आप बीटी में पढ़े होंगे कि कोई भी लाइक पेमेंट करने से पहले टू वे ऑथराइज करना, इस टाइप का इंटरनल कंट्रोल, इस टाइप का पॉलिसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है ऑथराइजेशन का, तो हमारा मतलब लाइक एक इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम फैसिलिटेट हुआ, ठीक है कोई ठीक है। उसके बाद बी बाय प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग रूल्स। यस, इससे भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा, ठीक है। बाय प्रिवेंटिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम बीइंग प्रोसेस्ड इनएक्यूरेटली। नहीं, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो प्रिवेंट कर सकता है ट्रांजेक्शन को इनएक्यूरेटली प्रोसेस होने से, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद 4.18 which one of the following statement is or are true or false? Okay, cash purchase are recorded in the purchase day book. purchase day में हम लोग क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं ना कि कैश परचेज, तो ये गलत है। इस वन फॉल्स है, ठीक है। एंड सेल्स डे बुक इज यूज्ड टू कीप द लिस्ट ऑफ इनवॉइस रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। आप सप्लायर से इनवॉइस रिसीव कर रहे हो, दैट मीन्स आप उससे परचेज कर रहे हो, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। सो इतना ही क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इन्वेंट्री का। ओके।